Hello everyone, welcome to my new channel HQS Top. Myself Aisam Yadav and through this platform मैं आपको CBSE and RBC बोर्ड क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग अपना यूनिट 1 सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था। इसमें मैंने आप लोगों को लेक्चर 1, लेक्चर 2 में कुछ पार्ट भी बताए थे आप लोगों को। पार्ट 1, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, जो भी है आप देख लेना। लेक्चर 3 चल रहा था और लेक्चर 3 के अंदर भी मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज लेक्चर 3 का ही अपन पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा फ्रेशर देख रहा है, इनको पहली बार देख रहा है, तो लेक्चर 1 से शुरू करें। लेक्चर 1 से शुरू करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी टॉपिक के रेस्पेक्ट में अच्छी रहेगी और आपको चीज़ें समझ आएगी। वरना आप क्या करोगे, बीच का कोई लेक्चर उठाओगे, 1-2 दिन देखोगे, फिर समझ नहीं आएगा, चैनल को आप देखना बंद कर दोगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर चीज़ें सीखनी है तो लेक्चर 1 से शुरू करें। ये एक छोटी सी बात थी। जब भी कोई, अगर आपको किसी बच्चे के द्वारा या कहीं से भी आपको कोई भी लेक्चर शेयर किया जाता है तो आप चैनल को ओपन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर 1 को देखें। चाहे आपको शेयर कोई सा भी लेक्चर किया गया हो, आप लेक्चर 1 को पहले देखें, लेक्चर 1 को चेक करें पहले। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। आज अपन सॉलिड स्टेट का जो थर्ड टॉपिक चल रहा है उसका थर्ड पार्ट पढ़ने वाला है। क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार आप समझेंगे। थर्ड पार्ट में हेडिंग देखो, हेडिंग क्या डली हुई है, उस हेडिंग को एक बार समझना। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल इन क्रिस्टल लेटिस। एक क्रिस्टल लेटिस में यूनिट सेल जो प्रेजेंट होती है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनको करना है। तो एक बार मैं चैप्टर की हेडिंग डाल लेता हूँ। हेडिंग कुछ इस तरह से है, आप लोग भी डाल देना अपनी नोट्स कॉपी में। चैप्टर की हेडिंग है कैलकुलेट। एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉपर नहीं लिख पाए। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल। ये थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ये अपनी हेडिंग है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। या इसको थोड़ा सा चेंज करके अपन इस तरह से भी कर सकते हैं, यूनिट सेल की जगह है इन लैटिस साइट, ज़्यादा बड़े रहेगी हेडिंग, इन लैटिस साइट। ये हेडिंग रख लेते हैं अपन, लैटिस साइट। अब लैटिस साइट क्या होती है, चीज़ों को एक बार देखना। देखिए, सबसे पहले तो अपन जो ये अपना यूनिट सेल है, पहले रफ आइडिया में चीज़ों को समझ लो, फिर अपन नोट्स लिख लेंगे। ये जो एटम्स जहाँ जहाँ आ सकते हैं ना, उनको अपन लेटिसाइट बोलते हैं। जहाँ जहाँ सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ सकते हैं उनको लेटिसाइट बोलते हैं, इस तरह से। अब लेटिसाइट क्या क्या होगी वो देखो एक बार आप। जैसे एक प्रॉपर वापस से मैं यूनिट सेल बना रहा हूँ, ध्यान देना एक बार आप। ये इधर से इसको जोड़ देते हैं और इस तरह से आपकी यूनिट सेल बन गई है। एक तो एटम कॉर्नर्स पे आ सकता है, एटम कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करता है। एक एटम ऑक्यूपाई करता है फेस के सेंटर पे, यहाँ पर एटम फेस के सेंटर पे आता है, नॉट फेस, सेंटर ऑफ फेस। और एक आता है
यूनिट सेल के सेंटर पे आता है, बिल्कुल बीचों बीच, जैसे चौक के बॉक्स में बीचों बीच। क्यूब को अपन चौक के बॉक्स की तरह मान के चल रहे हैं, इसलिए मैं चौक के बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। सेंटर पे आ जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ द यूनिट सेल या सेंटर बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल। देखो 3 जगह, और एक और जगह आता है पार्टिकल, जरा समझेंगे बात को। एक जगह पार्टिकल आता है, एज एज पे आता है, एज पे। कहाँ कहाँ पार्टिकल आ सकता है? एज पे। देखो फर्स्ट नंबर, कॉर्नर्स पे पार्टिकल आ जाता है, पहली चीज। एज के एज पर पार्टिकल आ जाता है, दूसरी चीज। फेस के सेंटर में पार्टिकल आ जाता है, तीसरी चीज। और यूनिट सेल के सेंटर में पार्टिकल आ जाता है, चौथी चीज। कुल मिलाकर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड्स के अंदर है, वो या तो कॉर्नर्स पे होंगे, या फिर एज पे होंगे, या फिर फेस पे होंगे, या सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में, यूनिट सेल के सेंटर में होंगे, बॉडी के सेंटर में होंगे। 4 जगह पार्टिकल आ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे इसको मिटा देते हैं, आपने देख लिया, समझ लिया बात को। आप वीडियो को बैक करके इसको दोबारा समझ सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। चलिए अब चीज़ें समझना, हेडिंग का क्या मतलब है उसको समझाने के लिए मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। एक तो देखो, आपने जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा, उसमें 2-3 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी आपने। पहले चीज़ों को समझ लो, फिर उसके बाद में मैं फाइनल में आपको 10-15 मिनट में नोट्स लिखा दूंगा। मगअप होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार चीज़ें आपको समझ आ जाए। और मैं आने वाला 10 मिनट में सब कुछ गेम ओवर कर दूंगा इस पूरे टॉपिक का ही। ओनली 10 मिनट चाहिए मुझे, 10 मिनट आप कॉन्सेंट्रेट रहें, बस 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा इस टॉपिक को ही मैं, फिर नोट्स लिखाना बस। दूसरा, एक यूनिट सेल और बना रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे के लेक्चर्स में ये काम आएगी। मैंने ऑलरेडी आपको एक छोटी सी लाइन बता रखी थी कि अगर आप लेक्चर 3 के सारे वीडियो जितने भी पार्ट है वो, और लेक्चर 4 के जो अब इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ, अगर ये दोनों आपने अच्छे से देख लिए, इसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ अगर कवर कर लेते हो, तो ये मान लो इस चैप्टर में मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये मगअप होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पूरा चैप्टर याद कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। एक यूनिट सेल और बना रहा हूँ मैं, बस इन 3 से मैं सारी बातें समझा दूंगा आपको। चलिए, जैसे मान लो, देखिए, या तो कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे आएंगे, ध्यान देना मेरी बात, कॉर्नर्स पे आएंगे। अगर मान लो कॉर्नर्स पे आते हैं, तो उस टाइम पे यूनिट सेल को अपन एसएससी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। और अगर कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे आते हैं, बॉडी के सेंटर में आ जाता है, तो उसे बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और कॉर्नर्स के साथ साथ नोट्स लिखाएंगे तब आपको थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बता दूंगा मैं आपको। और आप, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक है या राजस्थान बोर्ड की जो भी बुक आपके पास, उसको ओपन करके आप डायग्राम को मैच करें, उसमें जो डायग्राम है वही डायग्राम बना रहा हूँ मैं, कोई नई चीज़ नहीं बना रहा हूँ। तो वहाँ पर भी आप प्रॉपर डायग्राम दे सकते हैं। यहाँ टेप पर मेरे से बनने में थोड़ी दिक्कत आती है बस, और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें वही हैं। अगर मान लो कॉर्नर्स के साथ में सेंटर पे आ जाए, फेस के सेंटर पे, जैसे मान लो ये फेस का एक सेंटर है, ये एक फेस का सेंटर है। और ध्यान देना, मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, इस फेस की बात कर रहा हूँ, इस वाली फेस की बात कर रहा हूँ मैं। इसका सेंटर ये मान लिया मैंने। अब थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो पार्टिकल है, इसकी अपोजिट फेस देखो, ये वाली होगी, और इसकी अपोजिट फेस देखो, ये वाली होगी। मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और इस वाले की अपोजिट फेस, जिसका पार्टिकल ये वाला है, इसकी अपोजिट फेस पीछे वाली होगी, तो इसका सेंटर ये वाला होगा। थोड़ा इमेज बनाओ आप माइंड के अंदर, इमेजिनेशन करोगे तो भी आपको ये चीज़ें मगअप होगी इस तरह से। तो इसको बोलोगे एफसीसी, ठीक है। तो
इस तरह से देखो आपको 3 यूनिट सेल देखने को मिली, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। मैं आपको इस टॉपिक के इस हेडिंग का मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ। हेडिंग का मीनिंग समझते आते ही ये मान लो टॉपिक की 50% बैकबोन टूट चुकी है और अगले वाली 50% मैं आपको आने वाले 5-7 मिनट में बताने वाला हूँ। जरा समझे। अभी आपको इस यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितने दिख रहे हैं? देखो पार्टिकल को अपन जेड से लिख लेते हैं, जेड से दिखा देते हैं। 8 दिख रहे हैं आपको। इसमें कितने दिख रहे हैं? 9, क्योंकि 8 तो कॉर्नर्स पे, ये वाले कॉर्नर्स वाले 8 तो, और एक ये सेंटर वाला 9 हो गए। इसमें देखो 8 तो कॉर्नर्स वाले, 8 कॉर्नर्स तो 8 प्लस और 6 फेसेज वाले, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए? 14। यानी इसमें जेड बराबर 14 है, इसमें जेड बराबर 9 है, 8 + 1 मतलब 9 है, और इसमें जेड बराबर 8 है। अगर आपको ये पूछा जाए कोई कि एससीसी यूनिट सेल के अंदर टोटल पार्टिकल कितने होता है, तो 8 है। बीसीसी में कितने होते हैं? 9। एफसीसी में 14। ये बात यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर आपको कोई नॉर्मल, अगर मान लो आपको मतलब नॉर्मली कोई क्वेश्चन करता हो कि एससीसी यूनिट सेल के अंदर है तो जेड बराबर कितने होंगे, तो अगर आप 8 बताते हो तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसकी वजह समझो आप। ये अब इस सिंगल यूनिट सेल के अंदर तो 8 नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इसका एक कोई बड़ा क्रिस्टल बना देंगे, इस एससीसी का क्रिस्टल लेटिस बना देंगे, बहुत सारी एससीसी यूनिट सेल मिलकर के एक बड़ा क्रिस्टल बना लेगी, उस टाइम पे आंसर ये वाला नहीं होगा, आंसर कुछ और होगा। अब वो आंसर कुछ और कैसे होगा वो देखो आप। ये कह रहा है, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन लेटिस साइट, एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसको समझाता हूँ। देखो अभी बात पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा पैसेंस रखें आप, 10 से 15 मिनट बस मात्र। देखो इस एसएससी की बात कर रहा हूँ जिसमें 8 होने चाहिए, वो 8 नहीं होंगे, जरा समझना बात को। देखो मैं एक एसएससी का एक पार्ट बना रहा हूँ, ध्यान देना, गजब की चीज है और एक पल में समझ में आने वाली है बस। अब बताइए, देखो मैं कॉर्नर्स पे लगा रहा हूँ एटम, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने कॉर्नर्स पे ऑक्यूपाई कर दिए हैं। एक खूबसूरत सी यूनिट सेल आपके सामने बन गई है। अब मैं इसके बराबर में मुझे बड़ा क्रिस्टल बनाना है। बड़े क्रिस्टल में 100 यूनिट सेल कितनी भी हो सकती हैं, 10, 100, 1000, कितनी भी यूनिट सेल हो सकती है। जैसे मान लो मैं दूसरी यूनिट सेल बनाता हूं यहां पर, ये देखो आप, इसको मैं, और यहां पर भी कॉर्नर्स पे दिखा देता हूं मैं, ये लो कॉन्स्टेंट। मेरी बात ध्यान से समझना, यही समझने की बातें हैं ये। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक यूनिट सेल तो ये रखी और दूसरी यूनिट सेल ये रखी, और जब कॉर्नर्स पे पार्टिकल हो तो क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, इस एक के बराबर में, पैरेलल में, बराबर में, यहां पर पैरेलल में एक यूनिट सेल लगा दी जिसको 3 नाम दे देते हैं, और यहां पर 4। मुझे एक बात बताओ, इस एक के बराबर में 3 है, इक्वल में, पैरेलल में, 2 के पैरेलल में 4 है, 4 यूनिट सेल। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक के ऊपर भी कोई यूनिट सेल आ सकती है? 2 3 4, यानी इन चारों के ऊपर 4 ऊपर आ जाएगी ना, 4 ऊपर आ जाएगी, 4 यूनिट सेल। यानी तो मुझे एक बात बताओ, मीन्स इन 1 2 3 और 4, इन 4 यूनिट सेल के ऊपर जब 4 आ जाएगी तो ये वाला पार्टिकल कितनी यूनिट सेल के टच में आ जाएगा? ये पार्टिकल टच में आ जाएगा 8 यूनिट सेल के। क्या इससे ज्यादा को टच कर सकता है? ये कभी नहीं टच करेगा। यानी किसी एकक कोशिका के यूनिट सेल के, किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट, एक सेकेंड, कॉर्नर पर प्रेजेंट पार्टिकल मैक्सिमम 8 यूनिट सेल को टच करता है, 8 को। तो आप मुझे खुद बताइए, जब ये 8 यूनिट सेल को टच करता है तो इस, जैसे करता है तो एक यूनिट सेल के हिस्से के अंदर,
एक यूनिट सेल को कितना पार्ट से ऐड करेगा अपना, टोटल एक पार्टिकल है और 8 को टच करता है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 1/8। एक के में ये एक पार्टिकल है, 8 यूनिट सेल को टच करता है, तो एक यूनिट सेल में इसका हिस्सा आएगा 1/8, यानी इस एक नंबर वाले में 1/8, इस 2 नंबर वाली यूनिट सेल में भी इसका 1/8 हिस्सा, 3 वाले में भी इसका 1/8 हिस्सा, और 4 वाले में भी इसका 1/8 हिस्सा। यानी इस सिंपल क्यूबिक के अंदर अगर मैं सिंगल यूनिट सेल की बात करूं तो इसमें 8 पार्टिकल होते हैं, लेकिन अपन को सिंगल की बात कभी करनी ही नहीं है, अपन को बात करनी है क्रिस्टल लेटिस के अंदर जिसमें बहुत सारी यूनिट सेल जुड़ी हुई हों। उस टाइम पे कॉर्नर पे प्रेजेंट एक पार्टिकल एक यूनिट सेल को अपना 1/8 हिस्सा ही दे पाता है, 1/8। तो देखो अब मैं आपको आगे समझाना चाह रहा हूं, अगर 1/8 हिस्सा दे पाता है तो मिटा देते हैं इसको, एक बार रुक जाइए आप, नीचे ले लेते हैं थोड़ा, इसको समझो एक बार। वापस से बना रहा हूं मैं। अब देखिए ये कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स आ गए, जरा समझना, ये वाला ये वाला अपना हिस्सा देगा 1/8 इसको, बाकी से 7 यूनिट सेल इससे टच करेगी ना उनको देगा, ये वाला भी अपना 1/8 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 देगा, और ये वाला भी 1/8, और ये वाला भी अपना 1/8, और ये वाला भी 1/8, यानी 8 वाले सब एक एक 1/8 बाकी जो इससे जुड़ेगी, जैसे इससे जो 7 और जुड़ेगी उन पे जाएगा, इससे भी 7 यूनिट सेल और जुड़ेगी उन पे जाएगा। तो अगर मैं इसको 1/8 को ऐड करता हूं, 8 बार करना है, मैं उस बच्चे का भी ध्यान रख रहा हूँ जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, इसलिए इतनी बातें बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और कर देते हैं ऐड 1/8। इस टोटल को जब आप ऐड करेंगे तो सिंगल आएगा, मेरी बात समझना। थोड़ी देर पहले जब आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था आपने, ध्यान देना, अगर अपन एक सिंगल एसएससी यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसमें जेड बराबर 8 मिलते हैं आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिलते हैं आपको। लेकिन इसी को अगर अपन क्रिस्टल लेटिस में बदल दें, बहुत सारी यूनिट सेल जब एक साथ जुड़ जाएं, एसएससी वाली यूनिट सेल जब बहुत सारी एक साथ जुड़ जाएं, उस टाइम पे एक उस टाइम पे कॉर्नर पे प्रेजेंट एक कांस्टेंट पार्टिकल अपना 1/8 हिस्सा ही शेड कर पाता है। तो इसका मतलब उस टाइम पे एसएससी में पार्टिकल कितने होंगे, जेड बराबर 1। और अपन को हमेशा ऑलवेज यही आंसर बताना है, वो ये पूछे कि एसएससी यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने होते हैं, इफेक्टिव पार्टिकल्स, तो आप बोलेंगे जेड बराबर 1, क्योंकि कॉर्नर पर प्रेजेंट एक पार्टिकल का एक यूनिट सेल को 1/8 हिस्सा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, 1/8 हिस्सा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। इस तरह से तो आप इसके बारे में समझ गए हैं। अब मैं आपको इन सबको इरेज करके आपको बीसीसी के बारे में बताता हूँ। एक बार चीज़ों को समझें, फिर अपन नोट्स लिखेंगे बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर। इसको मिटा देते हैं, इनको सबको, आपको समझ में आ गया बस बात। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ज़रा समझना बात को, आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करके देखना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखो ये सब चीज़ों को अपने मिटा दिया है। अब बात करेंगे, ये बीसीसी वाला ये मिट गया, मैं बीसीसी वाली वापस बना देता हूँ स्ट्रक्चर। ये लो, बस एक पल में बना देते हैं अभी। बीसीसी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और यूनिट सेल के सेंटर में होते हैं। देखो मैं कांस्टेंट पार्टिकल्स लगा रहा हूँ, एक कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ऐसे देखो कांस्टेंट पार्टिकल आते हैं और एक सेंटर में आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, कॉर्नर्स वाला अपना कंट्रीब्यूशन कितना करता है? 1/8। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि ये 8 यूनिट सेल के टच में आता है। क्या सेंटर वाला किसी के टच में आएगा क्या? चौक के बॉक्स को याद करो, एक बार इमेज बनाओ चौक के बॉक्स के माइंड में। उसके सेंटर वाला किसी की दूसरे चौक के बॉक्स के कांटेक्ट में आ सकता है क्या? तो आंसर ये होगा कि नहीं आ सकता सर, नहीं आ सकता कांटेक्ट में। तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा, ये हमेशा 1 का 1 ही रहेगा। तो देखो बीसीसी के अंदर कुछ छोटी बात बताता हूं मैं। टोटल पार्टिकल कितना है? 8, कॉर्नर्स वाले और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। कॉर्नर्स वाले देखो 1 2 3 4 और 4 नीचे, टोटल पार्टिकल 8 है और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर में कितना है? 1, और इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना रहेगा? 1। तो देखो ये तो आएगा 1, ये तो आएगा 1 और ये भी आएगा 1, तो टोटल कितना हो गया? 2। यानी बीसीसी के अंदर टोटल पार्टिकल कितने होंगे? 2। यानी इसमें आएगा z बराबर 1, इसमें 2। अब एफसीसी की बात करते हैं। देखो एफसीसी के अंदर थोड़ा सा सोचो, एक बार माइंड लगाओ। ये एक यूनिट सेल बना रहा हूं मैं, अच्छे से देखना। चीज़ों को एक बार समझ लो, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें। इस तरह से देखो, मुझे एक बात बताओ। देखो इसके फेस के सेंटर पे मान लो कांस्टेंट पार्टिकल आ गया, फेस सेंटर में, फेस के सेंटर पे भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। 5 6 फेस है, 6 के 6 पे आ गया, लेकिन अपन केवल इसी से बात कर लेते हैं सारी। मान लो मैं दूसरी यूनिट सेल इधर से बना रहा हूँ, ये दूसरी यूनिट सेल बना दी अपन ने। ये वाली दूसरी यूनिट सेल बना ली अपन ने। एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो पार्टिकल है वो कितनी यूनिट सेल को टच कर सकता है? सोचो चौक का बॉक्स है, उसके एक फेस पे आपने कोई पार्टिकल लगा दिया बीचों बीच सेंटर पे। अब उससे ज़्यादा आप दो चौक के बॉक्स को टच करो, तो जो फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चौक के बॉक्स को टच कर सकता है। तो ये वाला पार्टिकल भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट सेल को टच कर सकता है, एक तो ये और एक ये। तो इसका मतलब इसमें इस यूनिट सेल का, इस कॉन्स्टेंट पार्टिकल का इसके अंदर आधा हिस्सा आ जाएगा और इस पार्टिकल का इसके अंदर भी आधा हिस्सा आ जाएगा। यानी जो फेस के सेंटर पे पार्टिकल होते हैं वो अपना यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं? 1/2 कंट्रीब्यूशन करते हैं। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे सीख लेते हैं अपन इसके बारे में। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉर्नर्स पे कितना है? 8 पार्टिकल, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। टोटल फेसेस कितनी है? तो 6। तो 6 फेस पे 6 पार्टिकल होंगे, क्योंकि 6 सेंटर होंगे उसके, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। टोटल काउंट करो, इसका तो कितना आ जाएगा? 1, इसका आ जाएगा 3, तो जेड बराबर टोटल कितना हो गया? 4। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा कब होता है? जैसे इसमें अगर आप इस यूनिट सेल में काउंट करेंगे ना, तो आपको जेड बराबर 14 मिलेगा, लेकिन आपको सिंगल यूनिट सेट में काउंट नहीं करना। जब इससे बना करके अपना एक क्रिस्टल लेटिस बना दे जिसमें बहुत सारी क्रिस्टल लेटिस बना ली जिसमें बहुत सारी यूनिट सेल्स हों, 100 200 500 1000 10,000 5,000 20,000 जो भी है, ऐसी यूनिट सेल हो, तब अकेली की बात नहीं करना। अकेली में तो 14 है, अकेली की बात नहीं करना। जब ये क्रिस्टल लेटिस में जुड़ जाए, बहुत सारी यूनिट सेल एक जुड़ जाए, तब आप एफसीसी में पार्टिकल कितने आएंगे? इफेक्टिव पार्टिकल कितने आएंगे? 4।
और बीसीसी में कितने आएंगे? बीसीसी में ये रहे देखो 2 आएंगे, बीसीसी में 2 आएंगे। और थोड़ा सा एक बार, और एसएससी में कितने आएंगे? 1। ऐसे तो 8 दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4, जेड बराबर 8। लेकिन आपको सिंगल में नहीं बताना, क्रिस्टल लेटिस में बताना है। जब ऐसे ऐसी बहुत सारी जुड़ जाए तब 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें इसमें 4 आएंगे। अब ईसीसी की बात करेंगे, ईसीसी में कर सकते हो आप। एक बार मैं ईसीसी के लिए बता तो देता हूँ आपको। ये वाली चीज़ें मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रही, सब चीज़ें मगअप हो रही हैं, आप अच्छे से लर्न कर लेंगे इन चीज़ों को। देखो ये एक यूनिट सेल बना दी। कांस्टेंट पार्टिकल भी लगा देते हैं। ये लो, कांस्टेंट पार्टिकल में आपको पता है ईसीसी में क्या होता है? ईसीसी में कि कोई 2 अपोजिट फेसेस पे मिलता है। जैसे इस पे लगा दिया ना तो इस पे आ जाएगा। मान लो किसी को पसंद नहीं सर आपने पहले भी इस पे लगाया था, अभी इसी पे लगा रहे हो, चलो चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये लो, मान लो इस पे लगा दिया आपने, एक सेकेंड, इस पे लगा दिया तो इसके अपोजिट फेसेस पे यहाँ लगा दो। ये लो, तो देखो कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल हैं? 8। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। फेसेस कितनी है? 2। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 2। तो कैलकुलेट करो, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2। यानी इसमें भी इफेक्टिव पार्टिकल कितने आ जाएंगे? 2। इस तरह से। अब अपन ने ओवरऑल क्या पढ़ा इसको 2 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर नोट्स लिखेंगे साहब। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? एक बार देखो इसको इरेज कर रहे हैं। देखो अगर विश्वास बनाए रखते हैं तो बड़ी सी बड़ी चीज़ भी छोटी लगती है। जब अपन 10th क्लास में साइंस पढ़ते हैं तो अपना विश्वास बिलीव सिस्टम बढ़ जाता है। उस बिलीव सिस्टम की वजह से अपन को 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास की साइंस की बुक ईजी लगने लग जाती है। जबकि जब अपन उस टाइम पे उस क्लास में थे तो वही चीज़ें अपन को टिपिकल लगती थी, क्योंकि अपना बिलीव सिस्टम उसी क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा वीक था। तो जैसे जैसे अपन हायर क्लास में जाते हैं बिलीफ सिस्टम नीचे की क्लासों के रेस्पेक्ट में बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को आप मेंटेन रखें। ये तमाम चीज़ें आपको बहुत छोटी और आसान लगने वाली हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा, ध्यान देना। फिर से देखें, 2 मिनट, बस 2 मिनट वेट करें, फिर नोट्स ही लिखाना है, टॉपिक पूरा हो गया है। ये एक यूनिट सेल बनाई है और एक यूनिट सेल ये वाली बनाई है। एक यूनिट सेल ये बना देता हूँ। चलिए कांस्टेंट पार्टिकल लगा देते हैं एक बार। मान लो ये एससीसी है। 2 मिनट के लिए देखिए एक बार आप, फिर मैं नोट शुरू कर रहा हूँ लिखना। एससीसी, ये इसको मान लो अपन बीसीसी बना देते हैं। तो कॉर्नर्स पे तो होते हैं कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, यहाँ पर पार्टिकल आएगा। इसको एफसीसी बना देते हैं, फेस सेंटर्ड। कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे होंगे और फेस देखो इस फेस के सेंटर पे होगा, और इसके सामने वाली फेस देखो ये बना रहा हूँ, ये लो ये फेस है, इसके सामने वाली भी देखो जस्ट नीचे बना रहा हूँ, ये लो। और इस फेस की बात कर रहा हूँ, कई बार कई चीज़ें समझ में नहीं आती इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये यहाँ आ गया और इसके सामने वाली पे यहाँ आ गया। ये दोनों पार्टिकल पास पास ही आते हैं। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला वो इस फेस के लिए है, ध्यान रखना। ऐसे आ गया, अब समझो बात को। अगर सिंगल यूनिट सेल की बात करूं तो इसमें जेड बराबर 8 आता है, लेकिन अपन को सिंगल के बारे में कभी बात नहीं करेंगे।
ऐसी जब बहुत सारी क्रिस्टल लेटिस में जुड़ जाएगी, जैसे मान लो इसका क्रिस्टल लेटिस बना दूं मैं, जिसमें बहुत सारी यूनिट सेल बाइंड अप होती हैं, उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, टोटल पार्टिकल कितना है 8, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा Z = 1। इसके लिए SCC के लिए Z = 1। जरा समझिए, BCC के लिए देखो आप, टोटल पार्टिकल कितने हैं 8, कॉर्नर्स पे 8 हैं, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, प्लस सेंटर पे कितना है 1, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का 1 ही होता है, क्योंकि किसी यूनिट सेल को ये टच ही नहीं करता। तो देखिए इसको कैलकुलेट करो एक बार, कितना आया 2 आएगा, क्योंकि ये एक आएगा और ये एक ही है 2, तो Z = कितना हो गया 2, तो BCC में Z = कितना हो गया 2। और इसमें देखो FCC में कॉर्नर्स पे कितना है 8, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 8, 6 × 1/2, देखो 6 कहाँ, ये फेसेस वाले टोटल 6 फेस हैं, तो पार्टिकल भी 6 होंगे, क्योंकि सेंटर भी 6 होंगे, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 4 आएगा, इसमें Z = 4। इसी से में क्या करते हैं, इन इस 6 की जगह 2 ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें 2 अपोजिट फेसेस पे होता है, तो ये 2 आने से फिर ये आंसर है ना, ये वाला आंसर 2 में बदल जाता है, उसमें Z = 2 हो जाता है इसमें ECC के अंदर। चलिए ये बात थी आपकी, तो ये टोटल बात है इसमें। ये बात कब हुई, कंट्रीब्यूशन देखा गया कि जब बहुत सारी यूनिट सेल एक जुड़ जाएं तो कॉर्नर्स पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फेस पे क्या होगा, एस पे क्या होगा, इसको देखेंगे। चलिए कुछ रूल्स लिखेंगे अपन एज ए नोट्स शुरू करते हैं। देखो चलिए शुरू करते हैं नोट्स लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी यूनिट सेल बना करके उसमें चीज़ें मैं लिखता हूँ, एक सेकंड जस्ट वेट। एक बार रुको आप, ये सही नहीं बनी यूनिट सेल। ये देखिए आप हेडिंग डाल करके सबसे पहली इमेज यही बनाएंगे नोट्स कॉपी में। इससे पहले सिर्फ एक्सप्लेनेशन कॉर्नर चल रहा था, मैं समझा रहा था चीज़ें आपको, कोशिश कर रहा था मगअप करवाने की। जब चीज़ें अपन को एक्सप्लेन हो जाती है तो नोट्स लिखने में भी फिर मज़ा आता है। आप स्केल से सीधी लाइन खींचना, ये थोड़ी प्रॉपर सीधी बनी नहीं है। देखिए कॉर्नर्स पे पार्टिकल कॉर्नर्स पे हो सकते हैं, मैं इसको तो एक बार मिटा देता हूँ। या तो पार्टिकल कॉर्नर्स पे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्टिकल कहाँ है कॉर्नर पे, या पार्टिकल हो सकता है फेस के सेंटर पे, या पार्टिकल हो सकता है एज पर, या पार्टिकल हो सकता है सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पे। यहाँ यहाँ पार्टिकल हो सकते हैं, आप अच्छे से देखो पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और ये कॉर्नर्स पे कॉर्नर पे लगा हुआ है। अब देखिए ये हो गया, इसको बोलेंगे एज, इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड, इसको सेंटर ऑफ फेस, केवल फेस ही लिख लेते हैं। ये लो फेस पे होता है, और ये वाला पार्टिकल ये होता है बॉडी सेंटर पर,
सेंटर ऑफ यूनिट सेल या बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ द बॉडी, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4 जगह पार्टिकल हो सकते हैं, कॉर्नर्स पर, एज पर, फेस पर, बॉडी सेंटर पे। अब एक छोटी सी बात यहीं पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये केवल आपके समझने के लिए है। कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं वो एक यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन 1/8 करते हैं, एज वाले 1/4 करते हैं। एज वाला शायद मैंने आपको समझाया नहीं, अभी थोड़ी देर बाद समझा दूंगा आगे। फेस वाला 1/2 करता है, और बॉडी का सेंटर वाला पूरा कंप्लीट करता है, 1 का 1 करता है, किसी के टच में नहीं आता। एज वाला 4 को क्यों करता है, इसको यहीं पे समझ लो, फिर मैं अभी थोड़ी देर में मिटा दूंगा यहीं से। अपन नोट्स ही लिख रहे हैं, बस ये 2 मिनट की बात है, तो मैं इसको हटा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये एक यूनिट सेल हो रहा है। मुझे एक बात बताओ आप, मान लो कोई पार्टिकल मैंने यहाँ रखा, कोई पार्टिकल, तो ये इस यूनिट सेल के भी टच में आ रहा है, एज पर रखा है, और इसके भी टच में आ रहा है। तो यानी 1 और 2 तो ये हो गई टच वाली। अब 2 इसके ऊपर आ जाएगी, यानी 1 के ऊपर आएगी, उसको 3 बोल देते हैं अपन, और 2 के ऊपर जो यूनिट सेल है उसको 4 बोल देंगे। तो ये वाला पार्टिकल कितने के टच में आ गया, 4 यूनिट सेल के टच में आ गया। तो एक यूनिट सेल को कितना पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 1/4। शायद चीज समझ आ गई आपको, बस इतना ही था, इसको मैं हटा रहा हूँ। इस तरह से अब ये रूल्स हैं, इनको लिख लेते हैं अपन एक बार। ये वाला आप नोट डाउन कर देंगे कॉपी के अंदर, नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर देंगे, आगे अपन नोट्स लिख लेते हैं। रूल्स है एक तरह से, मान लो फर्स्ट लाइन यहाँ लिख लेते हैं। एन एटम एट कॉर्नर इज सेड बाय 8 यूनिट सेल। एन एटम एट कॉर्नर is said by 8 unit cell, 8 unit cells. So its contribution in one unit cell is 1/8। 1/8 यानी जो कॉर्नर्स पे एटम है, जैसे ये कॉर्नर वाला एटम है, ये वाला एटम है कॉर्नर वाला, ये कितने यूनिट सेल के टच करता है, 8 यूनिट सेल को टच में करता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट को कितना होगा, 1/8 होगा। यह है कहने का मतलब, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरा रूल लिखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2। अपन बात करते हैं जो फेस के सेंटर पे होगा। एन एटम एट द फेस is said by 2 unit cells, 2 unit cells. So its contribution in 1 unit इज 1/2। फेस के सेंटर पे होगा, क्योंकि फेस के सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल आता है वो 2 यूनिट सेल को टच कर सकता है मैक्सिमम, बस। थर्ड रूल देखिए, अब अपन बात करते हैं बॉडी के सेंटर वाली। एन एटम एट सेंटर ऑफ द यूनिट सेल एट
सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल के सेंटर पे होगा तो इज नॉट सेड, नॉट आएगा इसमें, इज नॉट सेड बाई एनी अदर unit cell, any other unit cells. So its contribution will be 1. अगर किसी से सेड ही नहीं होगा तो फिर 1 ही होगा आंसर, अगर बॉडी के सेंटर में होगा तो। अब एक एज वाले के लिए और लिख लेते हैं एक रूल, एज वाले के लिए, अगर एज पे होगा तो क्या होगा, 4 चीजें। फॉर द एन एटम at age is said by 4 unit cells. So its contribution will be, या इस जैसा भी है, इस लिख लेते हैं चलो, इच 1/4, क्योंकि 4 के टच में होगा। यानी टोटल बात ऐसी हुई कि कोई भी पार्टिकल है जितनी यूनिट सेल के टच में आएगा उसका डिवाइडेशन उसका डिवाइडेशन उतना ही होगा। अगर कोई पार्टिकल 8 यूनिट सेल के टच में आएगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। अगर मान लो 2 के टच में आएगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। अगर 3 के टच में आएगा तो 1/3। 4 के टच में आएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, इस तरह से। और किसी के भी टच में नहीं आएगा तो वो कंप्लीट जितना वैसा का वैसा रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा वो। ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब अपन इफेक्टिव पार्टिकल चेक करेंगे कि सिंपल क्यूबिक में कैसे निकालेंगे, उसमें कैसे निकालेंगे। ये तो अपने रूल हो गए हैं। ठीक है, एक डायग्राम और बनाना पसंद करूंगा मैं, या उसी में सुधार करते हैं अपन ऊपर वाले डायग्राम में। सुधार चलो नीचे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं कैलकुलेट करना। बस मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेगी, मुश्किल से 5-7 मिनट, फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा अपना। एक बार रुक जाइए, अब एक बार प्रॉपर बन जाए। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक से नहीं बन पाता तो नोट्स कॉपी के अंदर। चलिए इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। देखिए जो कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे उनकी शेयरिंग होती है, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। जो एज पे होते हैं उनकी शेयरिंग होती है 1/4, क्योंकि 4 के टच में आ जाएगा। अब आप खुद भी आइडिया लगा लेना कि कोई चीज़ 4 के टच में आ रही है तो 4 कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। 2 के टच में आएगी तो 1/2 होगा। ये 2 के टच में आती है इसलिए शेयरिंग होगी 1/2। और ये सेंटर पे होता है तो इसकी किसी से भी कोई शेयरिंग नहीं होगी, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो
ये वाला तो हो गया कॉर्नर पर, ये वाला हो गया एज पर, ये वाला हो गया फेस पर, और ये वाला हो गया बॉडी सेंटर पर। सेंटर ऑफ द बॉडी भी लिख सकते हैं। देखो, जो कॉर्नर पे होता है कांस्टेंट पार्टिकल, वो 8 यूनिट सेल को टच करता है, इसलिए एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 बोला अपन ने। एज वाला 4 यूनिट सेल को टच करता है मैक्सिमम, इसलिए 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन बोला। फेस वाला मैक्सिमम 2 यूनिट सेल को टच करता है, जो फेस के सेंटर पे होता है कांस्टेंट पार्टिकल, इसलिए 1/2 बोला है। बॉडी का सेंटर वाला किससे टच नहीं करता, इसलिए 1 का 1 बोला है। उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूँ मैं इसी के अंदर, बस मुश्किल से 5 मिनट और, थोड़ा सा पेशेंस और रखें। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 2-5 मिनट लंबी हो जाए, एक अलग बात है, वरना अपना काम हो जाएगा। हेडिंग है, कैपिटल ए लिख लेता हूँ ऐसे ही, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एसएससी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एसएससी यूनिट सेल। देखिए, एसएससी यूनिट सेल का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इधर बना लेते हैं। उबार बना लिया। आपको पता है मैं सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर रखने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल क्यूबिक वाली है। ये सब बातें अपन नोट्स लिख रहे हैं, ध्यान रखना। ये लाइन्स कुछ टेढ़ी हो गई हैं, तो आप इनको स्केल से बनाओगे तब आपको वाली लाइन सीधी आएगी बिल्कुल इस तरह से। कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे आ गए। तो एक लाइन भी अपन इसके लिए लिखेंगे कि पार्टिकल्स इन एसएससी आर एट ओनली कॉर्नर्स। लिख रहा हूं मैं यहां पर, पार्टिकल्स इन एसएससी आर आर ओनली एट कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर्स पे होता है, और कॉर्नर्स का 1/8 इसका वो कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए देयरफॉर इफेक्टिव पार्टिकल इन एसएससी इक्वल टू टोटल पार्टिकल, टोटल कॉर्नर्स कितना है 8, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो ये आंसर कितना जाएगा 1, यानी पार्टिकल्स को अपन जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड बराबर 1, तो जेड इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है। जरा बात को समझें, ये तो इफेक्टिव पार्टिकल हो गया है। एक तरह से इस लाइन को अपन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लिख दो या एटम लिख दो, एक ही बात है, एटम्स पर यूनिट सेल। मेरी बात ध्यान से सुनो, पर यूनिट सेल का मतलब मीनिंग यहाँ से मीनिंग है कि जब बहुत सारी यूनिट सेल जुड़ी हुई हों तो एक यूनिट सेल में पार्टिकल कितने होंगे, जब बहुत सारी जुड़ी हुई हों, तो उस टाइम पे आंसर अपना आएगा जेड इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा साहब, एक यूनिट सेल में। जैसे मान लो 100 यूनिट सेल जुड़ी हुई हैं एसएससी वाली 100, तो एक में कितना आएगा 1, तो 100 में कितने पार्टिकल होंगे 100, 100 में 100 रहेंगे, अगर एक में एक रहेगा तो, एक में अगर एक रहेगा तो 100 के अंदर 100 पार्टिकल रहेंगे। चलिए, इतनी बात हो गई है, अब अपन कैपिटल बी पढ़ेंगे, सेकंड वाला। बस आप 2-3 मिनट और रुक जाएं, टॉपिक होने वाला है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी, नंबर ऑफ
particle in BCC unit cell। चलिए BCC का डायग्राम बना लेते हैं एक बार। पूरी दुनिया जानती है और ऑल्सो यू कि BCC के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी होते हैं। ये कॉर्नर्स पे हो गया और ये बॉडी के सेंटर पे आ गए। ये डायग्राम बन गया सब इसका BCC का। तो थ्योरी लिखते हैं एक बार। पार्टिकल्स इन BCC, particles in BCC are at corners and body centered। बॉडी के सेंटर पे होता है। तो इफेक्टिव पार्टिकल क्या होंगे? देयरफॉर इफेक्टिव पार्टिकल्स, देखो 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे। देखो एक सेकंड रुकी जाओ, मैं लिख ही देता हूँ। जस्ट वेट। एट कॉर्नर्स एटम्स, पार्टिकल को अपन एटम भी बोल सकते हैं। एट कॉर्नर्स एटम पे है और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर पे है। एक सेकेंड वेट। बॉडी सेंटर्ड एटम बॉडी सेंटर्ड एटम और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 का 1 ही कंट्रीब्यूशन। तो देखिए इसका आंसर तो आ जाएगा 1 प्लस इधर से आंसर भी आ जाएगा 1। तो इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हो गए? 2। इफेक्टिव पार्टिकल्स 2 हो गए क्योंकि 8 तो कॉर्नर्स पे थे और एक बॉडी के सेंटर पे था इसमें। चलिए आप 2 मिनट, 1 सेकंड बस, हो गया। Therefore total number of atoms पर यूनिट सेल, जब बहुत सारी यूनिट सेल से ज्वाइन अप हो तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आएंगे, वो उसके लिए आंसर लिखेंगे आप Z = 2। ये है PCC के अंदर। एक लास्ट है बस अब FCC। चलिए FCC के लिए हेडिंग और डाल लेते हैं अपन। नंबर ऑफ पार्टिकल इन FCC, नंबर ऑफ पार्टिकल इन FCC यूनिट सेल। चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। इस तरह से एक यूनिट सेल तैयार कर रहे हैं अपन। अगर कोई बच्चा लेक्चर 1 से कंटिन्यू देख रहा है इनको सीरीज को, इस सॉलिड स्टेट की सीरीज को लेक्चर 1 से देख रहा है, तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है, ये फिक्स है कि बच्चे ने लगभग 70 से 80% मटेरियल क्लियर कर लिया होगा। और इन वीडियोज़ को अगर वो दोबारा देखेगा थोड़ा स्पीड बढ़ा करके यूट्यूब पर, तो चीज़ें 100% तक क्लियर हो जाएगी। देखो एटम्स कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं FCC में। कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी होंगे। यहाँ आ गया
इसके सामने वाली फेस पे ये आ गया, यहाँ आ गया। ये छोटे बना रहा हूँ फेस वाले ताकि आपको इनमें डिफरेंस पता चले। ये आ गया, इस वाली फेस पे ये आ गया, और इस वाली फेस पे ये आ गया। ठीक है, ये एफसीसी है। तो देखो एफसीसी के बारे में के रिगार्डिंग अपन एक दो लाइन लिख लेते हैं। पार्टिकल इन एफसीसी particles in FCC are at corners and face सेंटर ऑफ द फेस या फेस सेंटर, जैसा भी आपको अच्छा लगे। सेंटर ऑफ द फेस भी लिख सकता है फेस सेंटर की जगह। चलिए, इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे? देयरफॉर इफेक्टिव पार्टिकल 8 तो कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स एटम है, पार्टिकल भी लिख सकते हैं एटम की जगह। और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और 6 फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर एटम्स है। और ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। सोल्व करो, इधर से तो 1 आएगा, कॉर्नर्स वाली साइड से तो, और फेस वाली साइड से 3 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 4। टोटल आंसर 4 हो गया। तो एक लाइन और लिख लेते हैं अपन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल ये तभी देखते हैं जब बहुत सारी यूनिट सेल बैंड अप होती हैं। और इसका आंसर लिखेंगे Z इक्वल टू 4 आंसर आएगा इसका। ये देखो इतना कर लिया। जब आपको ईसीसी का निकालना होगा ना तो 6 की जगह 2 लगा देना बस, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसकी जगह 2 लगाने से ये वाला आंसर भी 2 हो जाएगा। ये ईसीसी का था। तो चलिए इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। लेक्चर 3 के अंदर एक 10-15 मिनट 20 मिनट की आधा घंटा मान लो आप, मुश्किल से आधे घंटे की क्लास हो रही है। लेक्चर 3 का एक छोटा सा पोर्सन हो रहा है, फिर लेक्चर 3 अपना कंप्लीट है, फिर अपन लेक्चर 4 शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। Thanks for watching. If you like this video, share more and more and like it also.